नवाचार और उद्यमिता का पर्याय बन चुके एलन मस्क की जीवन कहानी बेहद रोचक और अपरंपरागत है, जो दक्षिण अफ्रीका में उनके शुरुआती वर्षों से शुरू होती है। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे एलन रीव मस्क 3 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे, जबकि उनकी मां मे मस्क एक कनाडाई दक्षिण अफ्रीकी मॉडल और आहार विशेषज्ञ थीं। छोटी उम्र से ही मस्क में प्रतिभा और जिज्ञासा के लक्षण दिखाई देने लगे थे, जो आगे चलकर उनके करियर को परिभाषित करने वाले गुण थे। एलन का बचपन तकनीक और विज्ञान कथाओं में गहरी रुचि से भरा था। वह एक शौकीन पाठक थे, जो इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसी किताबें और विज्ञान कथा उपन्यासों की एक विस्तृत श्रृंखला को पढ़ते थे। भविष्य के विचारों से इस शुरुआती संपर्क और अपने आसपास की दुनिया को समझने की तीव्र इच्छा ने नवाचार के लिए उनके जुनून को बढ़ावा दिया। 10 साल की उम्र में मस्क को प्रोग्रामिंग से तब परिचित कराया गया जब उन्हें अपना पहला कंप्यूटर कमोडोर विक 20 मिला। उन्होंने जल्दी ही खुद को प्रोग्रामिंग करना सीखा और 12 साल की उम्र तक उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम बना लिया था, जिसे उन्होंने एक पत्रिका को $500 में बेच दिया। प्रोग्रामिंग में इस शुरुआती सफलता ने प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के लिए उनकी योग्यता को प्रदर्शित किया, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों के लिए आधार तैयार किया। मस्क का पारिवारिक जीवन जटिल और चुनौतीपूर्ण था। जब वे 9 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्होंने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ। मस्क ने अपने पिता को एक कठिन और कभी कभी कठोर व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है और उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे। उनके जीवन की यह अवधि स्कूल में अलगाव और बदमाशी की भावनाओं से चिह्नित थी, जिसके बारे में उन्होंने साक्षात्कारों में बात की है। इन अनुभवों ने मस्क के लचीलेपन और खुद को साबित करने की इच्छा को आकार दिया। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मस्क का शैक्षणिक प्रदर्शन मजबूत रहा। उन्होंने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें अक्सर जगह से बाहर महसूस होता था और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में उनकी रुचि ने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के लिए मस्क का जुनून विज्ञान कथा के प्रति उनके प्रेम और मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाने के विचार के प्रति उनके आकर्षण से और भी बढ़ गया। वह विशेष रूप से इसहाक असिमोव के कार्यों से प्रेरित थे, जिनकी मानवता और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के बारे में पुस्तकों ने उन्हें मोहित कर दिया। 1988 में 17 वर्ष की आयु में मस्क ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ने और उत्तरी अमेरिका जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने की कोशिश की, क्योंकि वह देश की रंगभेद व्यवस्था से असहमत थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक अवसर देखे, जिसे उन्होंने नवाचार और अवसर की भूमि माना। मस्क पहले कनाडा चले गए, जहां उनकी मां का जन्म हुआ, जिससे उनके लिए कनाडाई नागरिकता प्राप्त करना आसान हो गया। उन्होंने 1989 में किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इस कदम ने न केवल उन्हें दक्षिण अफ्रीका के राजनीतिक माहौल से बचने की अनुमति दी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कदम भी प्रदान किया, जहां उनका मानना था कि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताने के बाद मस्क 1992 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में दोहरी डिग्री हासिल की। उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से भौतिकी में विज्ञान स्नातक और व्हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ ऑनलाइन सिटी गाइड जिप 2 की स्थापना करते हुए अपनी उद्यमशीलता की भावना को पोषित करना जारी रखा। इस उद्यम ने एक प्रौद्योगिकी उद्यमी के रूप में मस्क के करियर की शुरुआत को चिह्नित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के बाद एलोन मस्क ने एक ऐसी यात्रा शुरू की, जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण, इलेक्ट्रिक वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई उद्योगों को भी प्रभावित किया। अमेरिका में उनकी कहानी साहसिक दृष्टिकोण, अभिनव उपक्रमों और प्रौद्योगिकी और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अथक प्रयास की विशेषता है। कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताने के बाद 1992 में एलोन मस्क पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। पेन में उन्होंने दोहरी डिग्री हासिल की, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज से भौतिकी में विज्ञान स्नातक और व्हार्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने समय के दौरान मस्क ने पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप की, जो ऊर्जा भंडारण और कैपेसिटर में अपने काम के लिए जाना जाता था, और स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम्स में, जहां उन्होंने टेक इंडस्ट्री के तेजतर्रार माहौल से परिचय प्राप्त किया। मस्क की उद्यमशीलता की यात्रा 1996 में अपने भाई किम्बल मस्क के साथ जिप 2 की स्थापना के साथ शुरू हुई। जिप 2 समाचार पत्रों के लिए एक ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर था, जो व्यवसाय निर्देशिकाएं और मानचित्र प्रदान करता था। कंपनी की सफलता मस्क के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जिसकी परिणति 1999 में कॉम्पैक्ट द्वारा लगभग $300 मिलियन में अधिग्रहण के रूप में हुई।
इस बिक्री ने मस्क को और भी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी प्रदान की। जिप 2 की बिक्री से प्राप्त आय से मस्क ने 1999 में ऑनलाइन भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी X.com की स्थापना की। X.com का उद्देश्य ऑनलाइन लेनदेन को संभालने का अधिक कुशल तरीका प्रदान करके वित्तीय उद्योग में क्रांति लाना था। कंपनी की सेवाओं ने तेजी से कर्षण प्राप्त किया, जिसके परिणामस्वरूप कॉन्फिनिटी के साथ विलय हुआ, जिसकी अपनी स्वयं की मनी ट्रांसफर सेवा थी जिसे पेपैल कहा जाता था। विलय की गई इकाई ने पेपैल नाम को बरकरार रखा और मस्क के नेतृत्व में यह ऑनलाइन भुगतान उद्योग में अग्रणी बन गई। 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन के स्टॉक के लिए पेपैल का अधिग्रहण किया, जिसने एक सफल तकनीकी उद्यमी के रूप में मस्क की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। पेपैल की सफलता के साथ मस्क ने अपना ध्यान अपने सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक पर केंद्रित किया, अंतरिक्ष अन्वेषण। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्प की स्थापना की, जिसे आमतौर पर स्पेस एक्स के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करना और अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक सुलभ बनाना था। मस्क का अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण से शुरू करके मानव जीवन को बहुग्रहीय बनाना था। स्पेसएक्स को अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तकनीकी कठिनाइयां और वित्तीय बाधाएं शामिल थीं। हालांकि मस्क की दृढ़ता रंग लाई। 2008 में स्पेसएक्स ने फाल्कन 1 के साथ इतिहास रच दिया, जो कक्षा में पहुंचने वाला पहला निजी तौर पर विकसित तरल ईंधन वाला रॉकेट था। इस सफलता के बाद फाल्कन 9 और ड्रैगन अंतरिक्ष यान का विकास हुआ, जो नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रमुख घटक बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पुनः आपूर्ति मिशनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पेसएक्स की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक का विकास रहा है, जिसने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। कंपनी की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जैसे कि स्टारशिप रॉकेट और मंगल कॉलोनी की योजनाएं अंतरिक्ष अन्वेषण में जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाती रहती है। 2004 में मस्क टेस्ला मोटर्स इंक, अब टेस्ला इंक में शामिल हुए, जो मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा स्थापित एक इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप है। बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शुरुआती फंडिंग हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कंपनी के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई। टेस्ला का मिशन दुनिया को टिकाऊ ऊर्जा की ओर ले जाने में तेजी लाना था, जिसकी शुरुआत उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कारों से हुई। मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने रोडस्टर विकसित किया, जो पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों EV की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद मॉडल S, मॉडल X, मॉडल 3 और मॉडल Y लॉन्च किए गए, जिनमें से प्रत्येक ने EV प्रदर्शन, रेंज और सामर्थ्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया। टेस्ला ने सोलर पैनल, सोलर रूफ और पावरवॉल जैसे ऊर्जा भंडारण समाधानों की शुरुआत करके ऊर्जा उत्पादों में भी विस्तार किया। टेस्ला की सफलता का ऑटोमोटिव उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसे प्रमुख कार निर्माताओं को अपने EV कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है। कंपनी की गीगा फैक्ट्रीज, विशाल विनिर्माण सुविधाओं ने बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए पैमाने और दक्षता में नए मानक भी स्थापित किए हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स में अपने काम के अलावा मस्क अक्षय ऊर्जा के प्रबल समर्थक रहे हैं। 2006 में उन्होंने अपने चचेरे भाई लिंडन और पीटर रिव के साथ मिलकर सोलर एनर्जी सेवा कंपनी सोलरसिटी की सह स्थापना की। सोलरसिटी जल्दी ही संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े सौर प्रदाताओं में से एक बन गया, जो घरों, व्यवसायों और सरकारों के लिए सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करता है। 2016 में टेस्ला ने सोलरसिटी का अधिग्रहण किया, टेस्ला के ऊर्जा उत्पादों के साथ सौर ऊर्जा और बैटरी भंडारण को एकीकृत किया। मस्क का विजन अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक वाहनों से परे है। 2016 में उन्होंने द बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य उच्च गति की यात्रा के लिए भूमिगत सुरंगों के निर्माण के माध्यम से शहरी परिवहन में क्रांति लाना है। कंपनी ने लूप और हाइपरलूप सिस्टम जैसे अभिनव समाधान प्रस्तावित किए हैं, जो भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों में यात्रा के समय को काफी कम करने का वादा करते हैं। मस्क ने न्यूरालिंक की सह स्थापना भी की, जो एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो मस्तिष्क मशीन इंटरफेस विकसित करने पर केंद्रित है। न्यूरालिंक का उद्देश्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संचार सक्षम करना है, जिसमें तंत्रिका संबंधी विकारों के उपचार और मानव संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में संभावित अनुप्रयोग है। इसके अतिरिक्त मस्क ओपनएआई के सह-संस्थापक है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित संगठन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मानवता को लाभ पहुंचाए। ओपनएआई सुरक्षित और नैतिक AI तकनीक विकसित करने और AI से जुड़े संभावित जोखिमों को दूर करने के लिए अनुसंधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण 2020 के दशक की शुरुआत में सबसे चर्चित व्यावसायिक घटनाओं में से एक था। अप्रैल 2022 में घोषित और उसी वर्ष अक्टूबर में पूरा हुआ, यह लेनदेन प्लेटफॉर्म और व्यापक सोशल मीडिया परिदृश्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण था।
टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और एक प्रमुख ट्विटर उपयोगकर्ता एलन मस्क ने 2022 की शुरुआत में ट्विटर को खरीदने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने शुरुआत में कंपनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी खरीदी और इसके सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। इस कदम से उनके इरादों के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं, जिसकी पुष्टि तब हुई जब उन्होंने $44 बिलियन में प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए औपचारिक प्रस्ताव दिया। अधिग्रहण प्रक्रिया जटिल थी और इसमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें मुक्त भाषण, गलत सूचना और प्लेटफॉर्म मॉडरेशन के बारे में चिंताएं शामिल थीं। ट्विटर के लिए मस्क के दृष्टिकोण में इसे कम सामग्री प्रतिबंधों के साथ अधिक खुला मंच बनाना शामिल था, जिससे घृणा फैलाने वाले भाषण और गलत सूचना पर संभावित प्रभाव के बारे में बहस छिड़ गई। यह सौदा 27 अक्टूबर 2022 को अंतिम रूप दिया गया। नए मालिक के रूप में मस्क की पहली कार्रवाइयों में से एक ट्विटर के निदेशक मंडल को भंग करना और खुद को सीईओ नियुक्त करना था। यह कदम एक व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा था जिसमें महत्वपूर्ण छंटनी शामिल थी, विशेष रूप से सामग्री मॉडरेशन और इंजीनियरिंग टीमों में। मस्क के नेतृत्व में ट्विटर ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव देखे, विशेष रूप से सामग्री मॉडरेशन के संबंध में। उन्होंने अधिक उदार नीतियों की वकालत की, यह तर्क देते हुए कि ट्विटर को एक मुक्त भाषण मंच होना चाहिए। इसके कारण पहले से प्रतिबंधित खातों को बहाल किया गया और विवादास्पद सामग्री से संबंधित नियमों में ढील दी गई। मॉडरेशन और सामग्री नीति में बदलावों के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता का स्वागत किया, जबकि अन्य ने हानिकारक सामग्री के संभावित प्रसार के बारे में चिंता व्यक्त की। इन परिवर्तनों के कारण प्लेटफॉर्म पर विवादास्पद पोस्ट और बहस में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मस्क के स्वामित्व ने ट्विटर के व्यवसाय मॉडल में भी बदलाव लाए। उन्होंने ट्विटर ब्लू नामक सदस्यता सेवा जैसी नई सुविधाएं पेश कीं और भुगतान सत्यापन और अन्य सामग्री सहित मुद्रीकरण रणनीतियों की खोज की। हालांकि इन कदमों को उपयोगकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं दोनों की ओर से मिश्रित सफलता और आलोचना मिली। ट्विटर पर मस्क का प्रभाव प्लेटफॉर्म से परे भी फैला। उनके मुखर और अक्सर उत्तेजक ट्वीट सुर्खियों में बने रहे, प्रौद्योगिकी से लेकर राजनीति तक विभिन्न विषयों पर सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित किया। सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वैश्विक बातचीत और जनमत पर शक्ति और प्रभाव को उजागर किया। चाहे हम उन्हें पसंद करें या न करें, एलोन मस्क एक केंद्रीय व्यक्ति बने हुए हैं जो 21वीं सदी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि हमने 90 के दशक में इसकी कल्पना की थी। लेकिन सबसे बढ़कर मस्क अमेरिकी सपने का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक विदेशी जो सपनों से भरा सिर लेकर आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष पर विजय पाने का सपना देखा था।